सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी जब बर्लिन के एक खुफिया अपार्टमेंट में कई फौजी अफसरान इकट्ठे हुए। हवा में कशीदगी थी, जैसे हर सांस के साथ खौफ और उम्मीद का एक अजीब इम्तिजाज गर्दिश कर रहा हो। कमरे के दरवाजे बंद थे, पर्दे गिराए गए थे और मेज पर फीले नक्शों पर उंगलियां चल रही थीं। उनमें से एक आदमी, जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी थी और दाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थीं, ने गहरी सांस ली और बोला, अब वक्त आ गया है, हिटलर को खत्म करना होगा। ये कमांडर क्लाउस फान स्टाफनबर्ग था, नाजी जर्मनी के खिलाफ उठ खड़े होने वाले ग्रुप का दिल था। उसके साथ बैठे हुए लोगों में जनरल लडविग पिक, सियासत दान कार्ल गॉर्डेलर और कॉलोनल हेनिंग वॉन ट्रिस्कोव जैसे नाम शामिल थे। हर एक के चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे, जैसे वो जानते हों कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। 1944 तक जंग अजीम दोम अपने उरूज पर थी, मगर अब हिटलर की फौजें पीछे हट रही थीं। रूसी महाज पर शिकस्तें, उथादियों का नॉर्मंडी में हमला और शहरों पर बमबारी सब कुछ बता रहा था कि जर्मनी हार रहा है। मगर हिटलर अपने जुनूनी अज़ाइम में हथियार डालने से इनकारी था। यही वो लम्हा था जब कुछ फौजी अफसरान, सियासतदान और दानशूर उठे हुए। इनका मकसद था हिटलर को कत्ल करके उथादियों से सुलह करना और जर्मनी को तबाही से बचाना। स्टाफनबर्ग, जो एक बहादुर कमांडर था और शमाली अफ्रीका में जख्मी हुआ था, इस ग्रुप का लीडर बना। उसके दिल में नाजियों के मजालिम के खिलाफ नफरत भरी थी। यहूदियों का कत्ल आम, जंगी कैदियों पर तशद्दुद और हिटलर के हाथों मुल्क की तबाही। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक खफिया मंसूबा बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन वल्कायरा। स्टाफनबर्ग से पहले हिनंग वोन ट्रिस्कोव वो शख्स था जिसने मुजाहमत की चिंगारी को जिंदा रखा। 1933 में जब हिटलर का हाथ था, वो शख्स था जिसने मुजाहमत की चिंगारी को जिंदा रखा। तैयारा समू लेंसिक के हवाई अड्डे पर उतरा। ट्रिस्कोव ने एक किताब के अंदर बम छपाकर हिटलर को तोहफे में दिया। तैयारा उड़ान भरने के बाद बम फटना था, मगर टाइमर नाकाम हो गया। जब तैयारा महफूज तौर पर लैंड हुआ तो ट्रिस्कोव ने अपने एक वफादार साथी को फोन किया और कहा, हमें वो किताब वापस लानी होगी। वो खुद खतरे में जाकर बम वापस लाया। इस वाकये के बाद ट्रिस्कोव ने कहा था, हिटलर को मारना सिर्फ एक फौजी जरूरत नहीं, बल्कि एक अखलाकी फरीजा है। कार्ल गॉर्डेलर, जो लेब्जग का साबिक मेयर था, एक ऐसा शख्स था जिसने नाजियों के इब्तदाई दिनों ही में उनके खतरे को भानप लिया था। वो एक मिसाली जर्मनी का ख्वाब देखता था, जमहूरियत, इंसाफ और अमन। गॉर्डेलर ने खफिया तौर पर इत्तेहादियों से राबिते करने की कोशिश की, मगर बरतानिया और अमेरिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक खत में उसने लिखा, हम सिर्फ एक मौका चाहते हैं कि दुनिया जान ले कि तमाम जर्मन हिटलर नहीं है। उसकी बेबी एना ने अक्सर कहा, तुम्हारी जान खतरे में है, मगर गॉर्डेलर हंस कर टाल देता, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बर्लिन के एक कोने में एल्स और हीन्स नामी एक जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। आइलस का भाई, जो एक जवान फौजी था, रूसी महाज पर मारा गया था। हेन्स, जो एक स्कूल टीचर था, रातों को खफिया रेडियो नशरियात सुनता था। एक रात उसने अपनी बीवी से कहा, हिटलर हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। एलस ने घबराकर उसका मना बंद करा दिया। खामोश, किसी ने सुन लिया तो हम सब मर जाएंगे। उनका बेटा पीटर, जो 12 साल का था, हिटलर यूथ में शामिल था। एक दिन वो घर आया और चलाया, फोजर हिटलर ने कहा है कि हम जीतेंगे। एल्स और हीन्स ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वाकई? नाजी हुकूमत ने खुद ही ऑपरेशन वाल्कायर नामी एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया था, जिसके तहत अगर कोई अंदरूनी बगावत हो तो फौज दाराल हुकूमत पर कंट्रोल हासिल कर ले। साजिशियों ने उस प्लान को ही हिटलर के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। मंसूबा यह था, हिटलर को कत्ल करके वाल्कायर एक्टिवेट करना, फौज को बर्लिन पर कब्जा करने का हुक्म देना और नई हुकूमत कायम करना। मगर सबसे बड़ा सवाल था, हिटलर तक कैसे पहुंचा जाए। हिटलर अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। वो अपने हेडक्वार्टर वोल्फ्सलेर में रहता, जहां सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। साजिशियों को अंदर जाने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो हिटलर के करीब जा सके। स्टाफनबर्ग, जो अब कर्नल के अहदे पर था, को ये मौका मिला। उसे हिटलर के मीटिंग्स में शिरकत का अख्तियार दिया गया। एक रात
स्टाफनबर्ग अपने करीबी हटलर साथी जनरल ओल्ब्रिचट के घर में था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और मेज पर शराब के गिलास मौजूद थे। ओल्ब्रिचट ने पूछा, क्या तुम वाकई ये कर सकते हो? स्टाफनबर्ग ने अपनी जख्मी आंख की तरफ इशारा किया। मैंने शमाली अफ्रीका में अपनी आंख और अंगुलियां खो दें, मगर मेरी रूह अभी जिंदा है। ओल्ब्रिचट ने गहरी सांस ली। अगर हम नाकाम हो गए तो स्टाफनबर्ग ने शराब का घूंट लेते हुए कहा, तो फिर कम तारीख जान लेगी कि हमने कोशिश की। 22 जुलाई 1944 की सुबह 7 बजे स्टाफनबर्ग अपने माविन लेफ्टिनेंट वर्नर वॉन हेफ्टन के साथ वोल्फ्सलायर पहुंचा। उसके बैग में एक बरतानवी बने बम थे जो खास तौर पर इस मकसद के लिए तैयार किए गए थे। बम को फाल करने के लिए एक केमिकल ट्यूब को तोड़ना था, जिसके बाद 10 मिनट में धमाका होता। मीटिंग 12:30 पर तय थी। हटलर का हेडक्वार्टर एक जंगल के बीच में एक फौलादी मजार था। हर तरफ कंक्रीट के बंकर, मशीन गन के टावर और कतों के रिवट। स्टाफनबर्ग ने अपने बैग को थामे हुए गार्ड्स को सलामी दी। एक गार्ड ने पूछा, क्या आपके पास कोई हथियार है? स्टाफनबर्ग ने अपना एक हाथ खो दिया हुआ दिखाया। सिर्फ यही? गार्ड हंस पड़ा। जाइए मिस्टर कर्नल। स्टाफनबर्ग ने बम को एक बैग में रखा और मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। कमरे में 24 लोग मौजूद थे। हटलर मेज के सिर पर खड़ा था, नक्शों पर बात कर रहा था। स्टाफनबर्ग ने बैग को मेज के नीचे हटलर के करीब रखा, फिर बहाने से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक अफसर, जनरल ब्रांड, ने बैग को ठोकर मारकर मेज के दूसरी तरफ कर दिया। ये एक छोटी सी हरकत थी जिसने तारीख का रख मोड़ दिया। 12:22 पर धमाका हुआ। कमरे की छत उड़ गई, शीशे टूटे और धुआं छा गया। स्टाफनबर्ग, जो दूर खड़ा था, ने यकीन किया कि हटलर मर गया। वो फौरन हेडक्वार्टर से भागा और बर्लिन के लिए रवाना हो गया। मगर हकीकत कुछ और थी। हटलर जख्मी तो हुआ मगर बच गया। मोटे पाये के पीछे था जिसने धमाके की लहर को रोक लिया। हटलर के कपड़े जल गए, बाल सलग गए, कान फट गए, मगर वो जिंदा था। स्टाफनबर्ग को यकीन था कि हटलर मर चुका है। वो बर्लिन पहुंचा और अपने साथियों के साथ वालकायर प्लान को एक्टिवेट किया। फौजी यूनिट्स को हुक्म दिया गया कि वो रेडियो स्टेशंस, सरकारी इमारतों और एसएस हेडक्वार्टर्स पर कब्जा करें। मगर एक चीज उनकी राह में खड़ी थी, हिटलर जिंदा था। कार्ल गोडेलर अपने घर में बैठा रेडियो सुन रहा था। इसकी बीवी एना ने कहा, हिटलर जिंदा था, अब तुम्हें भाग जाना चाहिए। गोडेलर ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एसएस के अहलकार, आयना ने आंसुओं में खरे हुए कहा, यह हमारा आखिरी वक्त है। गोडेलर ने उसे गले लगा लिया। तुम्हें फख्र होना चाहिए, हमने वो किया जो सही था। बर्लिन के उस घर में एलस ने रेडियो पर ऐलान सुना, हमारे लीडर को एक घिनौनी साजिश से बचा लिया गया है। हेन्स ने खिड़की से बाहर देखा, गलियों में टैंक गुजर रहे थे। पीटर चलाया। मैंने कहा था कि हम जीतेंगे। एलस और हेन्स ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वाकई हटलर ने इस खुदा की तरफ से बचाए जाने को अपनी तकदीर समझा? उसने हुक्म दिया कि तमाम साजिशियों को बेरहमी से फांसी दी जाए। स्टाफनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए। उन पर मुकदमे चलाए गए जिन्हें तारीख पोप कोर्ट ट्रायल्स के नाम से जानती है। कई को फांसी दे दी गई, कुछ को फांसी से पहले अजियतनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। स्टाफनबर्ग को गोली मार दी गई। उसके आखिरी अल्फाज थे, हमारी रूहें तुम्हारे खिलाफ गवाह होंगी। ट्रेसगो, जो मशरिकी महाज पर था, ने सुना कि साजिश नाकाम हो गई। उसने एक पिस्तौल उठाया और अपने सिर पर चला दिया। उसकी लाश को नाजियों ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया। एक पैगाम सबके लिए, एलस और हेन्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर में खफिया तहरीरें मिली थीं। पीटर, जो हिटलर यूथ का परजोश मेंबर था, अपने वालिदैन से मना मोड़ गया। एलिस ने झील की कोठरी में अपने शौहर से कहा, हमने सच के लिए लड़ा, यही काफी है। जंग के बाद एलिस और हेन्स रहा हुए। उन्होंने पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा, जो मशरकी मुहाज पर लापता हो गया था। एक दिन एलिस ने बर्लिन के एक छोटे से कब्रिस्तान में स्टाफनबर्ग की कब्र पर फूल रखे। हेन्स ने पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? एलिस ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ फख्र। हेन्स ने उसके हाथ को थामा। दोनों की निगाहें
कब्रिस्तान के उस कोने में उगे हुए एक जंगली फूल पर ठहर गई जो ईंटों के दरमियान से सर निकाल रहा था। एलिस ने कहा, यह फूल हमें याद दिलाता है कि उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। उनके पीछे बर्लिन की शिकस्ता इमारतें धूप में जगमगा रही थीं। एक ने जर्मनी की तामीर की अलामत, पीटर की लापता होने की कहानी कभी मुकम्मल नहीं हुई। कुछ कहते थे कि वो रूसी कैदी कीम्प में मर गया, कुछ का ख्याल था कि वो अपनी शनाख्त छिपाकर जिंदा है। एलिस रातों को उसके पुराने कपड़ों को सीधा करती, उसका हटलर यूथ का बेज हाथ में लेकर सोचती, क्या मैंने उसे बचाने की कोशिश काफी की थी। एक दिन उसे एक खत मिला जिस पर रूसी मोहर थी। खत में लिखा था, मां मैं जिंदा हूं मगर मैं तुम्हें तलाश नहीं कर सकता, तुम्हारा पीटर। खत की असलियत कभी साबित ना हो सकी मगर एलिस ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हटलर की खुदकुशी के बाद बर्लिन की लड़ाई ने सब कुछ खत्म कर दिया। एसएस के अहलकारों ने यूनिफॉर्म इतार फेंकी और आम शहरियों ने सफेद कपड़े लहराकर इत्तेहादी फौजों का इस्तकबाल किया। कॉर्डिलर की विवाह आयना, जो जंग के बाद गर्बत में जिंदगी गुजार रही थी, एक दिन बाजार में स्टाफनबर्ग की तस्वीर वाला अखबार देखकर रुक गई। उसने अखबार वाले से पूछा, क्या ये हीरो है? अखबार वाले ने जवाब दिया, हाँ, वो जो हटलर को मारने आया था। एना ने चुपके से एक तस्वीर खरीदी और उसे अपने सीने से लगा लिया। पूप कोर्ट ट्रायल्स के कुछ मुकदमात की फाइलें दहाइयों तक खफिया रखी गईं। 550 की दहाई में जब ये दस्तावेजात अवामी हुए तो दुनिया ने देखा कि किस तरह नाजियों ने गिरफ्तार अफराद को जहनी अजियत देकर एतराफात हासिल किए थे। एक दस्तावेज में स्टाफनबर्ग के आखिरी लम्हात का अहवाल था। उसने कहा था कि हमारी मौत जर्मनी की नई सुबह का आगाज है। अनीस सुडस की दहाई में वुल्फ्स लेयर के खंडरात को सियाहों के लिए खोल दिया गया। एक बूढ़ा गाइड जो कभी नाजी फौज में था, सियाहों को धमाके वाले कमरे की तरफ ले जाता और कहता, यहाँ एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसने तारीख को बदलने की हिम्मत की मगर मेज का पाया उसका साथ नहीं दिया। कुछ स्याही फूलों की पत्तियां छोड़ जाते, कुछ खामोशी से तस्वीरें खींचते। 1979 में दीवारें बर्लिन गिरने के कुछ दिन बाद एलिस ने अपने आखिरी लम्हात में हेंज से कहा, मुझे उस कब्रिस्तान में दफन करना जहां स्टाफनबर्ग पड़ा है। हेंज ने उसकी आंखों में झांका, वही रोशनी थी जो 1944 में उसके चेहरे पर देखी थी। एलिस के जनाजे पर एक अजनबी बूढ़ा आया जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसने कब्र पर फूल रखे और कहा, तुम्हारी मां ने मुझे जिंदगी की कीमत सिखाई। हेंज ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने जवाब दिया, वो जो कभी तुम्हारा बेटा था। आज बर्लिन के मरकज में एक यादगार है जहां स्टाफनबर्ग और उसके साथियों के नाम कंधा हैं। कभी जो लोग गुदार कहलाते थे, अब उन्हें आज़ादी के सिपाही पुकारा जाता है। एक स्कूल की टीचर बच्चों को बताती है, ये वो लोग थे जिन्होंने सोचा कि एक शख्स की जुनूनी ख्वाहिशात से पूरा मुल्क मरने के लिए नहीं बना। एलिस और हेंज की कब्र है के पास एक नौजवान जोड़ा खड़ा है। लड़की पूछती है, क्या हम भी ऐसे ही बहादुर बन सकते हैं? लड़का जवाब देता है, हाँ, जब तक तारीख के सबक हमारे दिलों में जिंदा है। हवा में स्टाफनबर्ग के आखिरी अल्फाज गूंजते हैं, हमारी रूहें तुम्हारे खिलाफ गवाह होंगी। और फिर उसी जंगली फूल की तरह एक नई कॉम्पल जमीन से बाहर निकलती है।